हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपनी जगह पे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें है कंबशन एंड फ्लेम। देखो, कंबशन दहन, फ्लेम होती है ज्वाला, है ना, हिंदी में इसको हम बोलते हैं। तो कंबशन क्या प्रोसेस है? देखो, कंबशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जो है व्हेन रिएक्ट विथ, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। देन वी कैन से दैट सब्सटेंस अंडरगो कंबशन, वो कंबशन में जाता है। जैसे हम बात करेंगे कार्बन, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको पता है वो जलता है, हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस जो है वो करता है। और फ्लेम क्या है? एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड प्रोड्यूस आल्सो प्रोड्यूस अ फ्लेम। फ्लेम यानी कि वो ज्वाला भी एक प्रोड्यूस जो वो करता है ना। तो ये है कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इसको बोलते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है वो कैच फायर, जो आग पकड़ लेता है। कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ लेता है ना, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। उसको हम उसका ज्वलन ताप जो है वो कहते हैं। जैसे जैसे ना, एक गिल्ली लकड़ी होती है और एक सूखी लकड़ी होती है। तो जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो इजी जल जाएगी। लेकिन जो गिल्ली लकड़ी होगी उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टाइम लेगा जलने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, कैच फायर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। उसको हम उसका ज्वलन ताप जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, मैच स्टिक के बारे में है। ये मैच स्टिक के बारे में क्या है कि जो हमारे पास माचिस होती है, जैसे ये माचिस है हमारे पास, एक ये वाली माचिस है। तो इस माचिस में क्या होता है, एक तो इसमें एक तिल्ली होती है ना, और एक इसमें एक ये रविंग सरफेस होता है। ये देखिए आप, एक इसमें एक रविंग सरफेस होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो मैच स्टिक का जो तिल्ली होती है ना, जिसके वो जो एक लकड़ी लगी होती है जिसके साथ इस तरह से, और आगे को इसमें एक इस तरह से ये सब्सटेंस बनता है जिसको हम रब करते हैं, फिर फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखो, इसमें क्या होता है, पहले क्या किया जाता था कि पाइन वुड जो होती थी, पाइन वुड पहले की अगर हम बात करें, आज से लगभग 5000 साल की पहले की अगर मैं बात करूं, तो इसमें पाइन वुड, चील की लकड़ी जो है वो यूज की जाती थी, और उस पाइन वुड को किस में डुबोया जाता था? सल्फर में, ठीक है। सल्फर में डुबोया जाता था और उसको फिर एज ए मैच स्टिक जो है वो यूज किया था, एज ए माचिस जो है उसको यूज किया जाता था जलाने के लिए, ठीक है। आज से 5000 साल पहले की बात है ये। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो जो मैच स्टिक होती है ना, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है जहां से इसको हम रब करेंगे, ये इस पोर्शन में क्या लगा होता है? देखो, इसमें एक तो लगा होता है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, ठीक है। एक सब्सटेंस इसमें डाला होता है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, और दूसरा होता है पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, ग्लू होता है थोड़ा सा, और प्लस इसमें पहले डाला जाता था, इसमें व्हाइट फास्फोरस भी होता था, इसमें व्हाइट फास्फोरस भी होता था पहले। ये तीन चीजें जो है इसमें होती थी, ठीक है। लेकिन ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है, और ये पॉइजन भी होता है। तो इस व्हाइट फास्फोरस को फिर अब आज की डेट में इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो आज की डेट में यूज जो करते हैं हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड
और पोटासियम क्लोरेट जो है इस मैच स्टिक के ऊपर होता है। और जो सेकंड मैंने बताया आपको, जो रबिंग सरफेस होता है माचिस का, जो इस तरह से रबिंग सरफेस जो होता है जिसके ऊपर हम इसको रब करते हैं, मैंने आपको बताया ये वाला रबिंग सरफेस जो है ये, इसके ऊपर अब हम क्या लगाते हैं, रेड फास्फोरस लगाते हैं। तो रेड फास्फोरस जो है वो इतना डेंजर नहीं है, इतना पॉइजनस नहीं है जितना कि वाइट फास्फोरस जो वो होता था। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस है और यहाँ पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट जो लगा होता है। तो जब इसको हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर जब मैस्टिक को हम रब करते हैं ना, इस तरह से इसको रब करते हैं, तो ये जो पोटासियम क्लोरेट होता है, पोटासियम क्लोरेट जो होता है ये रेड फास्फोरस के ऊपर जब रब करते हैं इसको, तो ये हीट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पोटासियम क्लोरेट है वो रेड फास्फोरस के साथ जब इसको हम रब करते हैं तो रबिंग करके ये हीट प्रोड्यूस कर देता है, और ये हीट इतनी प्रोड्यूस कर देता है कि ये इग्नाइट कर देता है, किसको जला देता है, किसको, ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है इसको ये इग्नाइट कर देता है, जला देता है, जिससे फ्लेम जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो था वो इसके बारे में था, मैच स्टिक के बारे में। बेसिक सा है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसके ऊपर इस मैच जो बॉक्स होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है, और जो स्टिक होती है उसका हेड जो होता है उसके ऊपर कौन सा सब्सटेंस जो वो होता है। नेक्स्ट है मेरे पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर, मैंने अभी बताया ना आपको, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई वस्तु जो वो आग पकड़ लेती है ना। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और वो एकदम से आग जो वो पकड़ लेते हैं या जलने लग जाते हैं। वो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो ज्वाला जो है वो फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपका एलपीजी है ना, या आपका पेट्रोल है, या फिर अल्कोहल है, ये जो होते हैं ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो वो होते हैं, एकदम से आग जो है वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद है रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड क्या होती है, रैपिड कंबशन क्या होता है, रैपिड कंबशन होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं तीव्र दहन। एकदम से जो है वो कंबशन हो जाता है जिनका, जब वो सब्सटेंस क्या कर देता है, एकदम से जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एकदम से वो जलने लग जाता है ना। तो इसमें जैसे क्या होता है, इसमें एग्जांपल अगर हम मान लें फास्फोरस का, फास्फोरस है, या आपका सोडियम वगैरह जो है ना, सोडियम वगैरह जो है, ये एकदम से आग जो है वो पकड़ लेते हैं। तो इनका कंबशन जो है वो रैपिड हो जाता है, बड़ा फास्ट जो है वो कंबशन हो जाता है। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, स्वतः दहन बोलते हैं इसको, कि बिना किसी कॉज के जो सब्सटेंस जो है वो एकदम से अपने आप जो है वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशंस। जैसे कुछ फॉरेस्ट फायर होती है जंगलों में, जो कई बार आग लग जाती है, कई बार तो ह्यूमन बीइंग की जो लापरवाही होती है ना उसकी वजह से होती है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ड्यू टू सनलाइट से भी क्या हो जाता है कि वो आग जो है वो लग सकती है। तो इस तरह का जो कंबशन होता है ना, जो अपने आप बिना किसी अपेरेंट कॉज के आग लग जाती है, कैच फायर हो जाती है, आग लग जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशंस। उसके बाद है आइडल फ्यूल। देखो आइडल फ्यूल क्या होता है, अदर्स ईंधन जिसको हम बोलते हैं। आइडल फ्यूल में क्या क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, है ना। एक आदर्श ईंधन जो होता है वो क्या होता है, देखो सबसे पहली बात जो है वो, एक तो सबसे मेन जो बात है कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ऐसा फ्यूल जो आपको कम कीमत पे मिल जाए, आपको ज़्यादा कीमत जो है उसकी नहीं देने पड़े। और इसके अलावा उसका जो कैलोरी मान होता है, या कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब हम
जैसे 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे जो हीट, उससे जो एनर्जी मिलती है ना, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। उसको हम उसका कैलोरी मान जो है वो बोलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम उसको कम जलाएं लेकिन उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, कम ईंधन जलाएं और उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो ये भी एक आइडियल फ्यूल में एक क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, फीचर जो है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि उसकी स्टोरेज जो है वो ईजी हो। ठीक है, उसकी स्टोरेज जो है वो ईजी हो, उसको हम आसानी से कहीं पे भी स्टोर जो है वो कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमें आसानी हो, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ना, ये वैसे तो आइडियल फ्यूल अपने आप में कोई भी एक आइडियल फ्यूल जो वो नहीं मान सकते हम उसको, लेकिन फिर भी अगर हम इसके कहीं करीब हैं तो फिर इसको हम मान के चलते हैं जो हम घर में एलपीजी जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि एलपीजी में देखो एक और भी गुण आ जाता है कि ये पोल्यूशन फ्री है ना, धुआं इससे नहीं निकलता है, तो इससे इन्वायरमेंट भी ठीक रहता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, वो भी साफ़ रहते हैं, उनको भी ज़्यादा जो है वो स्मोक, धुआं जो है वो नहीं लगता है। तो ये आइडियल फ्यूल के करैक्टरिस्टिक्स जो है वो होते हैं। जैसे अगर हम देखो इस दोनों में कंपैरिजन करें, वुड और एलपीजी का कंपैरिजन करते हैं ना, तो वुड का जैसे मैंने इसका लो कॉस्ट के बारे में बताया, तो एलपीजी जितनी हम यूज़ करते हैं वो एज़ कंपैरिजन टू वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, वो लो कॉस्ट ही पड़ती है हमें। और कैलोरीफिक वैल्यू भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 17,000 से 22,000 के बीच में है ना, जबकि एलपीजी की कितनी है, 55,000 है। मतलब 1 किलोग्राम अगर एलपीजी बर्न करते हैं 1 किलोग्राम, तो उससे 55,000 किलो जूल एनर्जी जो वो मिलती है। जबकि 1 किलो लकड़ी अगर आप जलाएंगे तो उससे 17 से 22,000 ही एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एलपीजी एक अच्छा, हम बोल सकते हैं एक अच्छा या आइडियल फ्यूल जो है वो हो सकता है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी भी ज़्यादा है, उसका स्टोरेज भी ईजी है। 1 महीने की लकड़ी रखने के लिए हमें आधा कमरा चाहिए, लेकिन हम एक सिलेंडर को बिल्कुल छोटे से एरिया में रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी है ना। 1 महीने की लकड़ी लाने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, लेकिन 1 महीने का अगर हम एलपीजी यूज़ करते हैं, वो हमें आसानी से उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाती है, ईजी जो हमारे घर तक वो पहुंच जाता है। और पोल्यूशन फ्री भी है एलपीजी एज़ कंपेरिजन टू वुड। तो एक आइडियल फ्यूल के जो है वो ये बेस्ट एग्जांपल जो है वो एलपीजी हो सकता है। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा जिसको हम बोलते हैं, एसिड रेन क्या होती है, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे सल्फ़र है और नाइट्रोजन है, ये आपको पता है सल्फ़र और नाइट्रोजन जो होता है, ये जो गाड़ियों का धुआं होता है ना, उसमें ये सल्फ़र और नाइट्रोजन होता है। जैसे गाड़ियों से वो धुआं बाहर निकलता है, तो वो एकदम से किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन। तो सल्फर रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, NO2 बना लेता है। और ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, ये इन्वायरमेंट में घूमे रहते हैं एज ए पॉल्यूटेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बहुत दिनों के बाद जब बारिश होती है ना, बारिश जब होती है, H2O पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट जो होते हैं पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे ये बना देगा H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बना देगा HNO3, इनकी नाइट्रिक एसिड जो वो बना देता है। और ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में जो वो फिर पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो पानी होता है, इसमें फिर इनकी प्रेजेंस की वजह से,
जो एसिड होते हैं इनकी वजह से उस बारिश को हम क्या बोल देते हैं, अम्लीय वर्षा हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो एसिड रेन का कंसेप्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंसेप्ट का पता लग रहा है कि एसिड रेन हम क्यों बोलते हैं, अम्लीय वर्षा हम क्यों बोलते हैं, कैसे ये अमल जो है वो बनते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो जो टॉपिक था यहाँ ख़त्म होता है। तो होप है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।